Assalamu alaikum students and welcome to the free online classes of economics. Today we are going to study about the autocorrelation. Autocorrelation is just like the heteroscedasticity is the post regression test. So in today's lecture we will talk about that what is autocorrelation, what are the reasons, what are the causes of autocorrelation, its consequences, and later on we will discuss about the formal test to detect autocorrelation, and then we will study about the remedial measures. So we will start with the definition of autocorrelation, that what is autocorrelation. अब जो हमारे पास सिंपल रिग्रेशन मॉडल है उसमें हम ये इज्यूम करते हैं कि जो एरर टर्म्स हैं, जो रैंडम वेरिएबल्स हैं, उनके दरमियान किसी किस्म की कोई इंटरडिपेंडेंस जो है वो मौजूद नहीं है. यानी अगर आप कोरिलेशन लें, दैट इज़ रो इज़ कोरिलेशन कोफिशिएंट, तो ई टी यानी करंट टाइम पीरियड और प्रीवियस सक्सेसिव टाइम पीरियड या प्रीवियस टाइम पीरियड जो है उनके एरर टर्म्स के दरमियान कोई कोरिलेशन एग्जिस्ट नहीं करती. दैट इज़ द बेसिक अजम्पशन, वन ऑफ द बेसिक अजम्पशन ऑफ OLS. बट व्हेन दिस अजम्पशन इज़ वायलेटेड, यानी आपके पास जो कोरिलेशन कोफिशिएंट है बिटवीन द सक्सेसिव रैंडम वेरिएबल और द एरर टर्म्स, ये ज़ीरो नहीं होती, इट मीन्स दैट देयर इज़ ऑटो कोरिलेशन. ऑटो कोरिलेशन जो है इसको हम सीरियल कोरिलेशन का नाम भी देते हैं. ठीक है, सीरियल कोरिलेशन. मोस्ट प्रॉबेबली जो ऑटो कोरिलेशन है या जो सीरियल कोरिलेशन है, दैट इज़ द प्रॉब्लम दैट इज़ फाउंड इन टाइम सीरीज डाटा. ठीक है, ज़्यादातर जो ऑटो कोरिलेशन है दैट फाउंड इन टाइम सीरीज डाटा. टाइम सीरीज डाटा में पाई जाती है. इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि ये क्रॉस सेक्शनल डाटा में एग्जिस्ट नहीं करेगी. क्रॉस सेक्शनल डाटा में भी ऑटो कोरिलेशन जो है वो एग्जिस्ट कर सकती है. किस तरह से, जैसे आप कह सकते हैं कि द ऑब्जर्वेशन, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन का जो एरर टर्म है EI, दैट इज़ कोरिलेटेड विद द एरर सेकंड ऑब्जर्वेशन ऑफ सेकंड, जो क्रॉस उसकी ऑब्जर्वेशन है EJ, वो उसके साथ रिलेट कर रहा है. ठीक है, या उसको प्रिडिक्ट करने में जो है वो हेल्प कर रहा है. सो हम जो ज़्यादा फोकस रखेंगे वो ये रखेंगे कि ऑटो कोरिलेशन जो है दैट इज़ मोस्ट प्रोबेबली फाउंड इन टाइम सीरीज डाटा. अब कोरिलेशन या जो रिलेशनशिप है एरर टर्म्स का, व्हाट इट मीन्स, इसका मतलब है कि इन दोनों के दरमियान जो इंटरडिपेंडेंस है वो एग्जिस्ट कर रही है. किस तरह से, अगर वन टाइम पीरियड का जो एरर टर्म है, लाइक वी कंसिडर दैट इट इज़ ET. ठीक है, टाइम पीरियड T में जो एरर टर्म है, इफ़ दैट एरर टर्म हेल्प्स टू प्रिडिक्ट ET+1. ठीक है, अगर जो प्रिडिक्ट करना है आपने नेक्स्ट टाइम पीरियड का, इसको प्रिडिक्ट करने में हेल्प कर रही है, और दे हैव अ सर्टन पैटर्न, सिस्टमेटिक पैटर्न, इंक्रीजिंग भी हो सकता है, डिक्रीजिंग भी हो सकता है, कोई भी जो पैटर्न है वो ये फॉलो कर सकते हैं. तो इफ़ वन एरर टर्म हेल्प्स टू प्रिडिक्ट द सक्सेसिव error term like ET+1 or the previous error term ET-1, तो that type of relationship is called autocorrelation. ठीक है, यानी इनके दरमियान आपस में कोई ना कोई इंटरडिपेंडेंस जो है वो मौजूद है. आपको पता है कि हम E को कैलकुलेट कर सकते हैं, एरर दैट वी हैव अ फॉर्मूला फॉर दैट y हैड, दैट इज एस्टिमेटेड वैल्यूज़ फ्रॉम द मॉडल. आपने मॉडल से जो एस्टिमेटेड वैल्यू कैलकुलेट की है, एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स को पुट करके उसको आप एक्चुअल वैल्यूज़ ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल से माइनस करते हैं, देन यू गेट द डिस्टर्बेंस टर्म, दैट इज़ E, रैंडम वेरिएबल. सो अगर ET जो है किसी भी टाइम पीरियड में, इट कुड बी ET+1 which helps to predict the value or estimate the value of ET+2, that is called autocorrelation.
अच्छा, इसमें अगर तो ये सक्सेसिव पीरियड के साथ रिलेट करिए, दैट इज़ कॉल्ड फर्स्ट ऑर्डर ऑटो कोरिलेशन। ठीक है, इफ़ ET relates with the ET minus 1, that will called first order autocorrelation। अब ये भी हो सकता है कि ET एरर टर्म जो है ये 3 पीरियड्स के बाद का जो एरर टर्म है, यानी आपके पास 2018 का डाटा है जिसका ये आपने एरर टर्म कैलकुलेट किया हुआ है। इट मे बी पॉसिबल कि ये 2021 में जो एरर आया है, ठीक है, उस एरर को प्रिडिक्ट करने में, यानी ET+3 इस एरर को प्रिडिक्ट करने में हेल्प कर रहा हो। तो इसका मतलब है कि जो ऑटो कोरिलेशन है ये लैग के साथ भी एग्जिस्ट कर सकती है। तो यहाँ पे ये फर्स्ट ऑर्डर नहीं होगी बल्कि हायर ऑर्डर ऑटो कोरिलेशन होगी। ठीक है, सो ऑटो कोरिलेशन क्या है कि जब एरर टर्म्स के दरमियान सक्सेसिव एरर टर्म्स एक दूसरे के साथ इंटरडिपेंडेंस शो करती हैं, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड ऑटो कोरिलेशन। आप इसको इस तरह से आसान अल्फाज में कह सकते हैं, द इंटरडिपेंडेंस ऑफ अ सिस्टमैटिक वेरिएशन ऑफ सक्सेसिव ऑब्जर्वेशंस बेस्ड ऑन टाइम सीरीज डाटा और क्रॉस सेक्शनल डाटा। ठीक है, यानी टाइम सीरीज डाटा में भी ऑटो कोरिलेशन एग्जिस्ट करती है और क्रॉस सेक्शनल डाटा में भी टाइम सीरीज डाटा में भी ऑटो कोरिलेशन जो है वो एग्जिस्ट करती है। ठीक है, बट मोस्ट प्रोबेबली इट फाउंड इन द टाइम सीरीज डाटा। सो ऑटो कोरिलेशन फर्स्ट ऑर्डर ऑटो कोरिलेशन भी हो सकती है, हायर ऑर्डर ऑटो कोरिलेशन भी हो सकती है। सो जो ऑटो कोरिलेशन है, आप देखें वी आर यूजिंग द सबस्क्रिप्ट टी। ठीक है, हम टी यूज़ करें इंस्टेड ऑफ आई। प्रीवियसली हम जो मॉडल स्टडी करते थे उसमें हम सबस्क्रिप्ट यूज़ कर रहे थे EI। सो यहाँ पे हम फॉर द टाइम एलिमेंट जो है वो टी यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, इसमें और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ सबस्क्रिप्ट हमने उनकी रिलेशनशिप शो करने के लिए टी यहाँ पर यूज़ किया है। ठीक है, अच्छा, सो फ्रॉम दिस डिस्कशन वी कंक्लूड दैट टाइम सीरीज ऑटो कोरिलेशन may exist in time and space। ठीक है, आपसे कोई जनरली क्वेश्चन होता है कि अच्छा जी बताएं, डज ऑटो कोरिलेशन एग्जिस्ट इन स्पेस, सो व्हाट यू थिंक कि ये स्पेस में होती है? नो, स्पेस डजंट मीन द एक्चुअल स्पेस, स्पेस मीन द क्रॉस सेक्शनल डाटा। टाइम मीन्स टाइम सीरीज डाटा, स्पेस मीन द क्रॉस सेक्शनल डाटा, ऐसा डाटा जिसमें 2 ऑब्जर्वेशंस में स्पेस आ जाती है, जियोग्राफिकल स्पेस आ जाती है, या ये कह लें कि डिफरेंट ग्रुप्स का या डिफरेंट एक वेरिएबल का डिफरेंट एरिया से आपने डाटा कलेक्ट किया हुआ है, क्रॉस सेक्शनल डाटा है आपके पास, तो उसमें स्पेस आ जाती है। सो स्पेस मीन्स क्रॉस सेक्शनल डाटा। ठीक है, एंड टाइम मीन्स द टाइम सीरीज डाटा। सो ऑटो कोरिलेशन मे एग्जिस्ट इन टाइम एंड स्पेस। सो इफ़ ऑटो कोरिलेशन एग्जिस्ट इन टाइम, तो हम ऑटो कोरिलेशन को किस तरह से लिखेंगे? कोरिलेशन कोफिशिएंट ET-1 that is not equal to 0 where T is also not equal to 0। ठीक है, ये टाइम सीरीज़ में अगर आपका डाटा टाइम सीरीज़ का है और ऑटो कोरिलेशन एग्जिस्ट करिए, देन यू विल राइट इट एज, ठीक है, T-1। T करंट टाइम पीरियड, T-1 प्रीवियस टाइम पीरियड, आप इसको T+1 करके भी राइट कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर हम इसको ET-1 लेकर ही स्टडी करते हैं। अब इफ़ द ऑटो कोरिलेशन इज इन स्पेस क्रॉस सेक्शनल डाटा, देन वी विल राइट it as ET-EJ। ठीक है, that is not equal to 0 where I is not equal to J, that will be in क्रॉस सेक्शनल डाटा, यानी एक ऑब्जर्वेशन जो है वो किसी दूसरे सेट के ऑब्जर्वेशंस के साथ रिलेट कर रही है।
एरर टर्म्स में रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहा है। और जस्ट लाइक द कोरिलेशन कोफिशिएंट, जैसे आप सिंपल रिग्रेशन में आर की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं और कहते हैं कि जनाब आर की वैल्यू जो है वो -1 और +1 के दरमियान एग्जिस्ट करती है। सो सेम इज़ द केस हेयर, द वैल्यू ऑफ रो जो है दैट विल लाइज बिटवीन -1 एंड +1। ठीक है, सो दैट इज़ अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ ऑटो कोरिलेशन। ठीक है, सो आई रिपीट, ऑटो कोरिलेशन क्या है कि अगर आपकी सक्सेसिव ऑब्जर्वेशंस जो हैं बेस्ड ऑन टाइम सीरीज और क्रॉस सेक्शनल डाटा, अगर उनके दरमियान इंटरडिपेंडेंस मौजूद है, देन यू हैव ऑटो कोरिलेशन इन योर मॉडल। ठीक है, या आप ये सिंपल ये कहें कि इफ़ द सक्सेसिव ऑब्जर्वेशंस ऑफ एरर टर्म्स आर कोरिलेटेड, देन देयर इज़ ऑटो कोरिलेशन। और द थर्ड वे टू एक्सप्लेन इट, कि अगर एक टाइम का एरर टर्म जो है वो किसी दूसरे एरर टाइम को, चाहे वो सक्सेसिव है यानी t-1 है, चाहे वो t+5 t+4 t-4 कोई भी एक लैग के साथ है, हायर ऑर्डर ऑटो कोरिलेशन के साथ है, तो उसको अगर डिटर्मिन करने में, उसको प्रोडिक्ट करने में हेल्प करता है, अपना इम्पैक्ट शो करता है उसके ऊपर, तो इट मीन्स देयर इज़ ऑटो कोरिलेशन। Now we will study the different cases of autocorrelation. तो autocorrelation जो है some cases, तो autocorrelation जो है it may be like errors are, the error terms ET or ET-1 are linearly correlated, यानी जो एरर टर्म्स हैं ET एंड ET-1 उनके दरमियान लीनियर रिलेशनशिप है। इट मे बी पॉसिबल दैट एरर टर्म्स आर नॉन लीनियरली कोरिलेटेड। नॉन लीनियरली कोरिलेटेड मीन्स दे हैव अ लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉगरिथमिक relationship between them, or it has the adjacent error terms are correlated adjacent वैल्यू के साथ आप ET-1 कह सकते हैं इसको। ठीक है, अगर यहाँ पे एरर टर्म्स ET हैं तो ET-1 एडजेसेंट वैल्यू के साथ जो है वो कोरिलेट कर रहा है, यानी फर्स्ट ऑर्डर ऑटो कोरिलेशन। ठीक है, सो दे आर डिफरेंट फॉर्म्स, जैसे कि वेरिएबल्स के दरमियान डिफरेंट टाइप ऑफ रिलेशनशिप हो सकता है। सेम एरर टर्म्स के दरमियान, करंट टाइम पीरियड एरर टर्म्स और सक्सेसिव एरर टर्म्स के दरमियान रिलेशनशिप लीनियर भी हो सकता है, नॉन लीनियर भी हो सकता है, लॉगरिथमिक भी हो सकता है और फर्स्ट ऑर्डर ऑटो कोरिलेशन भी हो सकती है। सो यहाँ पर इस टॉपिक के अंदर हम बेसिक फोकस रखेंगे अपना फर्स्ट ऑर्डर ऑटो कोरिलेशन पर। ठीक है, सो वी नो that we are assuming the linear relationship जो सिंपल हमारे पास मॉडल होता है y इज इक्वल टू β0 प्लस β1 x1 प्लस एरर टर्म्स। ठीक है, लीनियर रिलेशनशिप हमने कंसिडर किया। दूसरा हमने कहा जी फर्स्ट ऑर्डर ऑटो कोरिलेशन है, मतलब t1 पीरियड का ET1 इज रिलेटेड विद ET-1। ठीक है, करंट टाइम पीरियड और प्रीवियस टाइम पीरियड, एडजेसेंट टाइम पीरियड। सो दैट इज़ द फर्स्ट ऑर्डर ऑटो कोरिलेशन। और फर्स्ट ऑर्डर ऑटो कोरिलेशन को लिखने का वही तरीका है दैट रो ET-1 is not equal to 0. That is the way to write the first order autocorrelation. अब फर्स्ट ऑर्डर ऑटोकोरिलेशन में हम कंसिडर करेंगे डायनेमिक मॉडल ऑफ ऑटोकोरिलेशन। डायनेमिक मॉडल जिसमें चेंज आता है, जो स्टैटिक नहीं होता, स्टेशनरी नहीं होता। ठीक है, सो इन डायनेमिक मॉडल वी हैव ET is equal to rho ET-1 plus UE और UT। ठीक है, डिस्टर्बेंस टर्म, ये हमने एक मॉडल कंस्ट्रक्ट किया यहाँ पे। जैसा कि आपके पास सिंपल एक मॉडल होता है y इज इक्वल टू β0 प्लस β1 x1 प्लस एरर टर्म। तो यहाँ पर जो है हमने
इंटरसेप्ट जो है वो इंक्लूड नहीं किया, ठीक है, दैट इज़ इंटरसेप्ट फ्री मॉडल. सो ई टी इज इक्वल टू रो ई टी माइनस वन प्लस यू टी. तो ये डायनामिक मॉडल है आपके पास. और यहाँ पर बिल्कुल जैसे ये एरर टर्म है, सेम इज़ यू टी इज़ द डिस्टर्बेंस टर्म, ठीक है, और इसको हम वाइट नॉइज़ कहते हैं, वाइट नॉइज़, ठीक है. वाइट नॉइज़ की ये प्रॉपर्टी होती है कि इट इज़ इंडिपेंडेंटली एंड आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड विद ज़ीरो मीन एंड कांस्टेंट वेरिएंस. यानी वाइट नॉइज़ क्या है? अ डिस्टर्बेंस टर्म, एनी डिस्टर्बेंस टर्म विच हैज़ ज़ीरो mean and constant variance. The disturbance term which have the properties of OLS, ठीक है, ज़ीरो मीन है और कांस्टेंट वेरिएंस है, दैट इज़ द वाइट नॉइज़, ठीक है. बाज़-औक़ात विद इन अ शॉर्ट क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ अ वाइट नॉइज़, तो आप बता सकते हैं दैट इज़ अ डिस्टर्बेंस टर्म विद ज़ीरो मीन एंड द कांस्टेंट वेरिएंस एंड दैट एग्जिस्ट इन द डायनामिक मॉडल ई टी इज इक्वल टू रो ई टी माइनस वन प्लस यू टी. सो दैट इज़ द फर्स्ट ऑर्डर ऑटो कोरिलेशन. अब ऑटो कोरिलेशन को अगर हम सम अप करें तो ऑटो कोरिलेशन इज़ बेसिकली अ पोस्ट रिग्रेशन टेस्ट. सेकेंड, ऑटो कोरिलेशन is the interdependence of systematic variation of successive observations based on time series data और cross sectional data, ठीक है. यानी अगर successive observations जो हैं उसके अंदर, successive मतलब आगे, next, ठीक है, अगर हर अगली ऑब्जर्वेशन का पिछली ऑब्जर्वेशंस के साथ कोई रिलेशनशिप जनरेट हो जाता है, कोई पैटर्न जनरेट हो जाता है, तो द प्रॉब्लम दैट emerges in result of this systematic interdependence is called ऑटो कोरिलेशन, ठीक है. अब ऑटो कोरिलेशन जो है ये टाइम सीरीज डाटा में भी होती है और क्रॉस सेक्शनल डाटा में भी होती है. अब इनको लिखने के डिफरेंट तरीके हैं जो हमने अभी जो है वो स्टडी किए. उसके बाद जो ऑटो कोरिलेशन है इसमें जो एरर टर्म्स हैं ये लीनियरली कोरिलेट भी हो सकती हैं, इनके दरमियान नॉन लीनियर रिलेशनशिप भी हो सकता है, इनमें लॉगरिथमिक रिलेशनशिप भी हो सकता है और फर्स्ट ऑर्डर ऑटो कोरिलेशन भी हो सकती है. अगर तो हर सक्सेसिव ऑब्जर्वेशन ऑफ एरर टर्म के दरमियान रिलेशनशिप है, इंटरडिपेंडेंस है, देन इट विल कॉल्ड फर्स्ट ऑर्डर ऑटो कोरिलेशन. और अगर एक एरर टर्म किसी गैप के साथ, लैग के साथ या हायर वैल्यूज़ के साथ, यानी आप ई टी वन में के एरर को स्टडी करें और ई टी वन का एरर 5 साल के बाद वाले एरर को इफ़ेक्ट कर रहा है, यानी उसकी डिटर्मिनेशन में, उसको प्रोडिक्ट करने में अपना रोल प्ले कर रहा है, उसको इफ़ेक्ट कर रहा है, तो इट मीन्स दैट ऑटो कोरिलेशन इज़ प्रेजेंट, but the autocorrelation is not first order autocorrelation, that is higher order autocorrelation and the order is 5. there is a 5 degree autocorrelation जिसको simply हम higher order autocorrelation कहते हैं. Now why autocorrelation emerges in a model, कि किस तरह से कौन सी ऐसी रीजंस हैं जिनकी वजह से ऑटो कोरिलेशन जो है वो मॉडल के अंदर क्रिएट हो जाती है. सो वी विल डिस्कस द रीजंस हियर. रीजंस ऑफ ऑटो कोरिलेशन. सो द फर्स्ट रीजन इज मिसिंग वेरिएबल. For example, you have a model beta naught plus beta 1 x1 plus beta 2 x2 plus error term. आपने एक मॉडल जो है वो स्पेसिफाई कर लिया. थ्योरेटिकल बैकग्राउंड्स पर आपने इन वेरिएबल्स को इफ़ेक्ट कर लिया कि y जो है उसको इफ़ेक्ट करते हैं x1 एंड x2,
लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट वेरिएबल, द वेरिएबल दैट इज़ कॉल्ड x3, उसको आपने मॉडल के अंदर इंक्लूड नहीं किया। ठीक है, इसकी बहुत सारी रीजंस हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल आपने उससे रिलेटेड कोई थ्रेटिकल बैकग्राउंड आपको नहीं पता चला, या कोई ऐसा हिडन वो रिलेशनशिप है जिस पे अभी तक कोई थ्रेटिकल बैकग्राउंड उसका नहीं है, कोई लिटरेचर उस पे मौजूद नहीं है, तो आपने उसको इंक्लूड नहीं किया। या लिटरेचर मौजूद था तो आपको नहीं पता था और आपने उसको इंक्लूड नहीं किया। ठीक है, अब व्हाट इज़ एरर? ठीक है, बल्कि इससे भी पहले ये चीज़ जहन में रखें कि x3 ये कुछ वेरिएबल्स ऐसे होते हैं जिनको आप इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, यानी इजीली आप देख सकते हैं कि अच्छा इसका इम्पैक्ट जो है इस पर हो रहा है। यू कैन इजीली ऑब्जर्व, थोड़ा सा आप ध्यान लगाएं, लिटरेचर पढ़ें, यू विल फाइंड आउट दैट x3 इज़ अ वेरिएबल दैट इज़ मिसिंग हेयर। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे हैं विच आर नॉट ईजीली ऑब्जर्व्ड। फॉर एग्जाम्पल उनका लिटरेचर नहीं है, तो इसकी जगह पे आप इस वजह से आप x3 को इंक्लूड नहीं कर पाए। बिकॉज व्हेन यू स्पेसिफाई अ सर्टन मॉडल, इकोनोमेट्रिक्स के अंदर, रिसर्च के अंदर, जब कोई मॉडल आप स्पेसिफाई करते हैं तो किसी वेरिएबल को आप ऐसे ही अपने मॉडल में इंक्लूड नहीं कर सकते जब तक कि आपके पास कोई प्रॉपर थ्रेटिकल बैकग्राउंड, को थ्योरी या कोई लिटरेचर मौजूद ना हो जो उसको जस्टिफाई करता हो कि येस देयर इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन दीज वेरिएबल्स। सो इट मे बी पॉसिबल कि आपने उस लिटरेचर को रिव्यू नहीं किया और आपने उस वेरिएबल को इंक्लूड नहीं कर सके। सो इन दैट केस जब आपने एक इम्पोर्टेंट वेरिएबल जो है वो मिस कर दिया, तो इस कंडीशन में ये जो वेरिएबल है दैट विल बी इंक्लूडेड इन द एरर टर्म। अब जो इम्पैक्ट इसका x3 का y पर आएगा वो इम्पैक्ट इंक्लूड हो गया एरर टर्म्स के अंदर। तो इस कंडीशन में आप ये देखें कि जब एरर टर्म चेंज होगा, क्योंकि x3 चेंज हो रहा है ना, जब x3 चेंज होगा तो वो इम्पैक्ट जो इसका y पर आना है वो इसके अंदर इंक्लूड हो गया। तो इस तरह से एरर टर्म के अंदर एक सिस्टमैटिक पैटर्न जो है वो जनरेट हो जाएगा। ठीक है, यानी वो जो x3 का इफेक्ट था दैट विल बी कैप्चर्ड इन एरर टर्म। इस वजह से एरर टर्म्स की सक्सेसिव वैल्यूज़ के दरमियान एक सिस्टमैटिक पैटर्न जो है वो एग्जिस्ट हो सकता है, उनकी इंटरडिपेंडेंस जो है वो एग्जिस्ट कर सकती है। इस वजह से मॉडल के अंदर ऑटो कोरिलेशन जो है वो हो सकती है। अब इसकी एक और एग्जांपल देखें अगर हम, वी हैव सेल, y इज इक्वल टू सेल। ठीक है, किसी भी आप इकोनॉमी में आप सेल का डाटा ले रहे हैं और सेल के ऊपर डिफरेंट वेरिएबल्स का इम्पैक्ट चेक करें, यानी x1 x2 प्राइसेस हैं, डिमांड है एंड सो ऑन। यहाँ पर एक x3 वेरिएबल ले लेते हैं दैट इज सीजनल चेंज। सीजनल चेंज, जैसे कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो गर्मियों में ज़्यादा सेल होती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सर्दियों में ज़्यादा सेल होती हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वेरिएबल है जो इस सेल को इफ़ेक्ट कर रहा है। आपने देखा गर्मियों में जो है वो ठंडी चीज़ें जो हैं उनकी सेल बहुत ज़्यादा हो जाती है, या ये देखें जो थिन स्टफ़ है या जो समर फैब्रिक है उसकी सेल बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो अगर आप जनरल सेल देखें तो दिस फैक्टर सीजनल चेंज इज़ अफेक्टिंग द सेल, टोटल सेल, लेकिन आपने इसको अपने मॉडल के अंदर जो है वो इंक्लूड नहीं किया। तो अब यहाँ पर x3 क्या देगा? जब आप एनुअल सेल कैलकुलेट करेंगे तो एनुअल सेल में समर में सेल में तेज़ी से चेंज आएगा और विंटर में सेल में बहुत स्लो चेंज आएगा। इस वजह से दो डिफरेंट पैटर्न्स जो हैं वो डिटर्मन होंगे। तो इस तरह से जब एरर टर्म्स में पैटर्न जनरेट हो गया दिस मिसिंग वेरिएबल की वजह से, तो इस वजह से आपके मॉडल के अंदर ऑटो कोरिलेशन पैदा हो सकती है। सो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए या तो आप इस वेरिएबल को ढूंढें और इसको मॉडल के अंदर इंक्लूड करें, और अगर आप ऐसा नहीं कर सकते देन यूज़ अ प्रॉक्सी वेरिएबल। इसके लिए कोई प्रॉक्सी या वेरिएबल जो है वो यूज़ कर लें ताकि ये प्रॉब्लम जो है वो रिजॉल्व हो जाए।
The second important reason is inertia or sluggishness. Inertia मतलब द फास्टर चेंज इन द वेरिएबल, ठीक है, जब वेरिएबल में बहुत तेज़ी से चेंज आता है, और स्लगिशनेस जब चेंज बहुत स्लो होता है. तो इनर्शिया को आप इस तरह से समझ सकते हैं कि इन द पीरियड क्लोजर टू द बूम, ठीक है, बिजनेस साइकिल में जब इकोनॉमी बूम के करीब होती है तो इस ड्यूरेशन में चेंज इन वेरिएबल्स जो है वो बहुत फास्ट होता है, बहुत तेज़ी से प्राइसेस तेज़ी से बढ़ रही होती है, प्रॉफिट तेज़ी से बढ़ रहे होते हैं. तो इस कंडीशन में जो एरर्स हैं वो बहुत ज़्यादा लार्ज हो जाते हैं, ठीक है. इसी तरह से स्लगिशनेस इन मतलब स्लो चेंज और वेरी स्मॉलर चेंज, इसमें आप देख लें कि इन द रिसेशन, ठीक है, रिसेशन के अंदर क्या होता है कि जो चेंज आ रहा होता है वेरिएबल्स के अंदर, चेंज इन वेरिएबल्स इज़ वेरी स्लो. तो इस कंडीशन में भी जो एरर्स हैं वो बहुत ज़्यादा लार्ज हो जाते हैं, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में. तो इस तरह से जो एरर टर्म्स हैं उनके अंदर एक पैटर्न जो है वो जनरेट हो जाता है, और उनके दरमियान रिलेशनशिप जो है वो जनरेट हो जाता है. फॉर एग्ज़ाम्पल 2 साल हैं बूम के, तो 1 साल की प्राइसेस नेक्स्ट ईयर की प्राइसेस को इफ़ेक्ट कर रही होती हैं. तो इस तरह से रिलेशनशिप जो है वो प्राइसेस का वो जनरेट हो जाता है, और एरर टर्म्स जो हैं वो इंडिपेंडेंट नहीं रहती, उनके दरमियान इंटरडिपेंडेंस जो है वो जनरेट हो जाती है, जो ऑटो कोरिलेशन कॉज करती है. थर्ड, इनकरेक्ट फंक्शनल फॉर्म. इनकरेक्ट फंक्शनल फॉर्म, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने थ्रेटिकल बैकग्राउंड जो है वो स्टडी किया. थ्रेटिकल बैकग्राउंड स्टडी करने के बाद आपने स्कैटर डायग्राम बनाई, और उसकी बेसिस पर आपने जो फंक्शनल फॉर्म स्पेसिफाई की वो जो है वो आपने इनकरेक्ट की. मिसाल के तौर पे यू स्पेसिफाई द लीनियर रिलेशनशिप. आपने जो फंक्शनल फॉर्म ली दैट इज़ लीनियर, लेकिन मॉडल में जो एक्चुअल फंक्शनल फॉर्म रिक्वायर्ड थी दैट इज़ नॉन लीनियर. तो इस तरह से मॉडल के अंदर ऑटो कोरिलेशन क्रिएट हो सकती है. अब आपको पता कैसे चलता है कि हमने कौन सी फंक्शनल फॉर्म लेनी है? तो इसके लिए जब हमारे पास डाटा होता है तो हम पहले स्कैटर डायग्राम जो है उसको प्लॉट करते हैं, और स्कैटर डायग्राम के रिजल्ट्स की बेसिस पर हम ये डिसाइड करते हैं कि आइदर देयर इज़ अ लीनियर रिलेशनशिप, आइदर देयर इज़ एक्सपोनेंशियल रिलेशनशिप, आइदर देयर इज़ नॉन लीनियर और लॉगरिथमिक रिलेशनशिप, ठीक है. ये डिसीजन बेस करता है स्कैटर डायग्राम पर. तो फर्स्ट वी प्लॉट और डाटा, और उसकी बेसिस पे हमने गलत फंक्शनल फॉर्म जो है वो सिलेक्ट कर ली. हमने लीनियर सेलेक्ट कर ली, जबकि जो डाटा था उसके अकॉर्डिंगली हमें नॉन लीनियर जो है वो सिलेक्ट करनी चाहिए थी. इस रॉन्ग सिलेक्शन से, इनकरेक्ट फंक्शनल फॉर्म से मॉडल के अंदर ऑटो कोरिलेशन जो है वो एग्जिस्ट कर सकती है. इसी तरह आपने स्टडी किया होगा कॉब वेब फिनोमेना, जिसको आप कॉब वेब मॉडल माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा हुआ है. तो यहाँ पे कॉब वेब फिनोमेना क्या है कि देयर इज़ अ फार्मर, उसने कोई भी फसल उगानी है, उसने डिसीजन लेना है कि वो कौन सी फसल जो है उसको कल्टीवेट करे. अब उसका ये फैसला डिपेंड करता है, यानी किस चीज़ की वो सप्लाई प्रोड्यूस करेगा. इट डिपेंड्स अपॉन द प्राइसेस ऑफ प्रीवियस ईयर, कि पिछले साल किस फसल की कीमत जो है वो ज़्यादा थी, ठीक है, उसकी बुनियाद पर वो सप्लाई प्रोड्यूस करेगा. सिंपली हमारे पास जो रिलेशनशिप है दैट इज़ क्यू एस इज़ अ फंक्शन ऑफ प्राइसेस, करंट प्राइसेस. क्यू एस टी इज़ अ फंक्शन ऑफ पी टी, करंट प्राइसेस. जबकि एक्चुअल में क्या है कि जो सप्लाई है दैट इज़ अ फंक्शन ऑफ प्रीवियस ईयर प्राइसेस. तो अगर आप इस फिनोमेना को
ओवरलुक कर देते हैं या इंक्लूड नहीं करते अपने मॉडल के अंदर, देन देयर विल बी ऑटो कोरिलेशन इन योर मॉडल। यानी आप मॉडल रिक्वायर्ड है ये, लेकिन आपने ये रिलेशनशिप ले लिया, तो इन द एब्सेंस ऑफ और ओवरलुकिंग दिस एक्चुअल कॉन्सेप्ट आपके मॉडल के अंदर ऑटो कोरिलेशन जो है वो एग्जिस्ट कर सकती है। यानी वी हैव QST इज इक्वल टू A प्लस BPT माइनस 1 प्लस ET। जो एक्चुअल फंक्शनल फॉर्म है वो ये होनी चाहिए, लेकिन आपने क्या किया, आपने QST इज इक्वल टू A प्लस BPT प्लस एरर टर्म, आपने ये फंक्शन ले लिया। तो इस अगर आप ये फंक्शन लेंगे तो देयर विल बी ऑटो कोरिलेशन, ठीक है, ऑटो कोरिलेशन जो है वो एग्जिस्ट करेगी। लेकिन अगर आप इस मॉडल को लेते हैं, आप इस चीज़ को ओवरलुक नहीं करते, देन देयर विल बी नो ऑटो कोरिलेशन। इसी तरह से लैग्ड रिलेशनशिप, लैग्ड रिलेशनशिप जो है उसको देखने से पहले आप ये देखें कि यहाँ पर भी हमारे पास एक लैग्ड रिलेशनशिप ही मौजूद है। यानी हमने करंट डिपेंडेंट वेरिएबल का लैग्ड पीरियड, 1 पीरियड लैग, फर्स्ट डिग्री ऑटो कोरिलेशन को लेते हुए PT माइनस 1 एक लैग पीरियड लेकर ही हमने स्टडी किया है। लेकिन यहाँ पर जो लैग्ड रिलेशनशिप है दैट इज़ अ बिट डिफरेंट, कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि करंट टाइम पीरियड का जो डिपेंडेंट वेरिएबल है दैट इज़ द फंक्शन ऑफ लैग वेरिएबल ऑफ लैग टाइम पीरियड ऑफ इट्स ओन, जो है इसके अपने ही प्रीवियस पीरियड के साथ रिलेशनशिप क्रिएट हो रहा होता है। यानी करंट ईयर की कंजम्पशन, अगर हम कंजम्पशन को एज एन एग्जांपल लें, तो करंट टाइम पीरियड की कंजम्पशन प्रीवियस टाइम पीरियड की कंजम्पशन से डिटर्मिन हो रही है। सो यहाँ पर जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो डिपेंडेंट वेरिएबल का ही लैग टाइम पीरियड का वेरिएबल है, इसी का अपना लैग है, ठीक है। आपने डिफरेंट जो है वो कंजम्पशन थीरीज, कंजम्पशन हाइपोथेसिस स्टडी किए हैं, जिसमें ये रिलेशनशिप है कि कंजम्पशन इज़ नॉट ओनली द फंक्शन ऑफ करंट इनकम, ठीक है, बट इट ऑल्सो द फंक्शन ऑफ प्रीवियस ईयर कंजम्पशन। क्योंकि आप एक लिविंग स्टैंडर्ड जो है, जैसा कि परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस आपने स्टडी किया हुआ है, तो परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस में क्या है कि जो कंजम्पशन है वो इनकम इंक्रीज़ के साथ तो इंक्रीज़ हो जाती है, लेकिन इनकम डिक्रीज़ के साथ वो डिक्रीज़ नहीं होती, बिकॉज इट टेक टाइम टू फॉल टू रिड्यूस द कंजम्पशन इन द सेम प्रपोर्शन, जिस प्रपोर्शन से आपने कंजम्पशन को इंक्रीज़ किया था उसी हिसाब से आप फ़ौरन से डिक्रीज़ नहीं कर सकते, बिकॉज यू आर अटैच्ड विद अ सर्टन लिविंग स्टैंडर्ड। तो लिविंग स्टैंडर्ड को रिड्यूस करना इतना ईजी नहीं होता। इसके लिए आप जो बेस्ट एग्जांपल है दैट इज़ रैचेट इफेक्ट, ठीक है। तो रैचेट इफेक्ट क्या कहता है? रैचेट इफेक्ट कहता है इट इज़ वेरी इजी टू इंक्रीज द कंजम्पशन with the rise in income, but the fall in consumption with the fall in income is difficult, ठीक है। आपकी कंजम्पशन उसी स्पीड से फॉल नहीं करती जिस स्पीड से वो इंक्रीज़ की थी। इसी तरह आप ये एक और एग्जांपल देख सकते हैं, बैंक मैनेजर्स। अगर हम बैंक मैनेजर्स की एग्जांपल देखें तो बैंक मैनेजर्स को एनुअली जो है वो टारगेट्स दिए जाते हैं, ठीक है। टारगेट्स क्या है कि उसको कहा गया जनाब 2019 में उन्होंने 10 मिलियन का डिपॉजिट जो है वो शो करना है। तो मैनेजर क्या करेगा, वो 10 मिलियन का डिपॉजिट अगर वो ले आता है, ठीक है, तो उसको बोनसेस या अलाउंसेस वगैरह जो है या कोई प्राइज़ वगैरह उसको जो है वो दिया जाता है। इसी तरह 2020 में भी उसको टारगेट दिया जाता है और ये हर साल दिया जाता है। लेकिन अब जो 2020 में टारगेट दिया जाएगा वो 8 मिलियन का नहीं हो सकता, वो 9 का भी नहीं हो सकता, वो 10 का भी नहीं हो सकता। इट शुड बी अ बिट बिगर देन 10 मिलियन,
क्योंकि 10 मिलियन उनको पता है कि हमने प्रीवियस टाइम पीरियड में जो टारगेट दिया था वो 10 मिलियन का था, अब 10 मिलियन से थोड़ा सा ज़्यादा जो है वो शो करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में आप देखें कि जो करंट टाइम पीरियड का टारगेट था 2020 का, दैट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द टारगेट ऑफ प्रीवियस टाइम पीरियड, अ लैग टाइम पीरियड T-1 पे डिपेंड कर रहा है। सो दीज आर द रिलेशनशिप विच में कॉज द इफ़ इग्नोर्ड, अगर आप इस तरह के रिलेशनशिप को इग्नोर कर देते हैं देन योर मॉडल विल हैव ऑटो कोरिलेशन। अदरवाइज अगर आप इनको इग्नोर नहीं करते देन ऑटो कोरिलेशन नहीं होगी। इसी तरह स्कूल्स में देख लें, आजकल चल रहा है कि जी इतने एडमिशन्स जो हैं वो होने चाहिए, अगले साल उससे ज़्यादा एडमिशन्स होने चाहिए। तो इसका मतलब है कि अगले साल के जो एडमिशन्स हैं वो पिछले साल के एडमिशन टारगेट्स पर डिपेंड कर रहे हैं। इट मीन्स दैट देयर इज़ अ लैग्ड रिलेशनशिप बिटवीन करंट एंड previous time period. So if such things are ignored, अगर आप इनको overlook कर दें लैग्ड रिलेशनशिप को, तो इस कंडीशन में आपके मॉडल के अंदर ऑटो कोरिलेशन हो सकती है। लेकिन अगर आप इनको ओवरलुक नहीं करते देन देयर विल नॉट बी ऑटो कोरिलेशन इन योर मॉडल। इसी तरह से देयर इज़ अनदर कॉज दैट इज़ डाटा मैनिपुलेशन। डाटा मैनिपुलेशन, डाटा मैनिपुलेशन बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि हम अपने डाटा को जो हमने सर्वे के थ्रू इकट्ठा किया होता है दैट इज़ प्राइमरी डाटा। जो सेकेंडरी डाटा है, डाटा इज़ ऑफ टू टाइप्स, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। ये आप इन डिटेल जो है वो स्टडी कर चुके हैं। इफ़ डाटा इज सेकेंडरी तो उसको स्मूथ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, उसमें हम जो है वो एवरेजेस ऑलरेडी ली हुई होती हैं। तो इफ़ यू आर कंडक्टिंग अ सर्वे एंड यू हैव टेकन द प्राइमरी डाटा, तो अब प्राइमरी डाटा को स्मूथ करना पड़ता है, स्मूथिंग एंड एवरेजिंग। डिफरेंट एवरेजेस लेकर या डिफरेंट जो है वो स्टैटिस्टिकल और मैथमेटिकल टेक्निक्स लेकर हम डाटा को जो है वो स्मूथ करते हैं। अब जब हम एक डाटा को स्मूथ करते हैं तो या कोई एवरेज लेते हैं तो इट मे बी पॉसिबल कि जो इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है उसको हम लूज़ करें। अ पार्ट ऑफ इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन इज़ लॉस्ट। ठीक है, तो व्हेन अ पार्ट ऑफ इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन इज़ लॉस्ट इट मीन्स दैट देयर विल बी अ प्रॉब्लम एंड द प्रॉब्लम कुड बी ऑटो कोरिलेशन। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल देखें कि आपने एक सर्वे कंडक्ट किया और क्या आप उस सर्वे में अपने रिस्पोंडेंट से क्या ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं दैट व्हाट इज़ योर एनुअल इनकम और व्हाट इज़ योर इनकम, तो वो आपको कभी भी आंसर नहीं करेंगे। ठीक है, बिकॉज देयर आर सर्टेन हेजिटेशंस एंड सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस के लोग अपनी इन्फॉर्मेशन जो है वो फ्रीली प्रोवाइड नहीं करते बिकॉज ऑफ सर्टेन थ्रेट्स इन देयर माइंड्स। तो हम सर्वे में रेंज जो है वो रेंज टाइप क्वेश्चन जो है एक इंटरवल्स बना के क्वेश्चंस पूछते हैं। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं अगर इनकम के बारे में क्वेश्चन करते हैं तो हम कहते हैं कि वेयर यू लाई, तो वहाँ पे हमने डिफरेंट इंटरवल्स बना लिए। फॉर एग्जांपल 5 लाख टू 7 लाख, 6 लाख टू 4 लाख एटसेट्रा। ठीक है, हमने यहाँ पे इंटरवल बना लिए, सॉरी 1 लाख टू 4 लाख एंड 5 लाख टू 7 लाख, ये दो स्लैब्स हमने यहाँ पे बना ली। और अब हम पूछते हैं कि आप इस स्लैब में लाइक करते हैं या इसमें लाइक करते हैं। तो इस कंडीशन में अगर हमारे पास 80% पॉपुलेशन कहती है जी हम इस स्लैब में लाइक करते हैं, तो हमने क्या किया, हमने इसको एवरेज कर लिया, या मिड पॉइंट जो है यहाँ से कैलकुलेट कर लिया। अब मिड पॉइंट लेने के बाद, मिड पॉइंट क्या है कि इन दोनों के दरमियान एक ऐसी वैल्यू हम ले लेते हैं जो इनका मिड पॉइंट लेने के बाद आंसर हमारे पास आएगा, यानी हर 80% लोगों की इनकम उस मिड पॉइंट के अकॉर्डिंगली इंक्रीज या डिक्रीज कर रही है। लेकिन इट मे बी पॉसिबल कि इस 80% में 60% लोगों की इनकम क्लोजर टू अपर बाउंड्री हो। ठीक है,
लेकिन जब आपने मिड पॉइंट लिया वो तो सबके लिए इक्वल आ गया, ठीक है। इसी तरह इट मे बी पॉसिबल कि 60% लोग जो हैं वो लोअर बाउंड्री के करीब करीब लाई कर रहे हों, या उनकी एग्जैक्ट इनकम जो है वो 5 लाख हो या 5.5 लाख हो। तो इसका मतलब है इस कंडीशन में जो मिड पॉइंट एवरेजेस हैं वो एक्चुअल इंफॉर्मेशन को जो है वो लूज़ कर देती हैं। इस कंडीशन में because of such type of averaging and smoothing and data manipulation, autocorrelation problem could be emerged in your model, ठीक है। इसी तरह अगर आप जीडीपी को ले लें तो जीडीपी को जब हम स्टडी कर रहे होते हैं तो हम एनुअल डाटा ले रहे होते हैं उसके ऊपर, लेकिन जीडीपी का जो एक्चुअल डाटा है ये क्वार्टरली आता है, ये क्वार्टरली डाटा होता है, और हम इस क्वार्टरली डाटा को एनुअल डाटा में कन्वर्ट करते हैं। तो जब आप इस डाटा को कन्वर्ट करते हैं एनुअल में तो यहाँ पर ओवर एस्टिमेशन भी हो सकती है और अंडर एस्टिमेशन भी हो सकती है, यानी प्रॉब्लम दोनों सूरतों में आ सकता है, हम इंफॉर्मेशन लूज़ कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल क्वार्टरली डाटा आपके पास जो है वो सम अप करने के बाद आपके पास आ गया डाटा 2.8, 2.4, 2.02, 2.1, ठीक है। तो 2, 4, 6, 8, 8 point, then 8, 4, 2, 1, you have 15, 1, 5। तो अगर आप इसको राउंड अबाउट करके आप कहते हैं जी 1 के बाद हम वैल्यू को ओमिट कर देते हैं, वी हैव 18 बिलियन, तो 10.15 डजेंट मैटर, इट मैटर्स अ लॉट। ये एक बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन है जिसको आपने लूज़ कर दिया, ठीक है। सो व्हेन यू manipulate your data, there are certain problems which are caused and that problems could generate the autocorrelation in your model. इसी तरह से systematic measurement error, systematic measurement error। अब सिस्टमैटिक मेजरमेंट एरर में हम 2 एग्जांपल्स ले लेते हैं। इन्वेंट्री, ठीक है, आपने डाटा कलेक्ट कर रहे हैं इन्वेंट्रीज़ का, या आप डाटा कलेक्ट कर रहे हैं स्टॉक ऑफ कैपिटल का, कैपिटल स्टॉक का, ठीक है। तो इनिशियली क्या हुआ, इनिशियली आपने डाटा गलत कैलकुलेट कर लिया, बिल्कुल इनिशियल लेवल पे, फर्स्ट डाटा कलेक्शन, फर्स्ट ईयर का डाटा आप कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट को आपने स्टडी करना है। इन्वेस्टमेंट क्या है, चेंज इन कैपिटल स्टॉक। जब आपने फर्स्ट डाटा कलेक्शन ही गलत की तो ये जो गलती है ये आगे जितने ईयर्स के लिए आप डाटा कलेक्ट करते जाएंगे ये गलती अपना इम्पैक्ट हर वैल्यू में शो करती जाएगी। तो इस तरह से एरर टर्म्स के अंदर एक पैटर्न जो है वो जनरेट हो जाता है। सेम इज़ द केस विद इन्वेंट्री। अगर आपने फर्स्ट डाटा जो है इन्वेंट्री का वो गलत कैलकुलेट कर लिया तो इट विल गोज ऑन, ठीक है। इसी तरह से वेरिएबल्स का पर्टिकुलर बिहेवियर होता है, वेरिएबल्स बिहेवियर। फॉर एग्जांपल अभी अगर हम अपनी करंट कंडीशन देखें तो वी हैव अ प्रॉब्लम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इन द समर द कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज़ वेरी हाई, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बहुत ज़्यादा हो जाती है जिसकी वजह से ऑब्जर्वेशंस बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ होती हैं, जिसकी वजह से एरर्स लार्ज हो जाते हैं और मॉडल के अंदर ऑटो कोरिलेशन हो सकती है। इसी तरह समर में जो है वो वैल्यूज़ बहुत स्मॉल होती हैं, बड़ी माइन्यूट से चेंजेस आ रहे होते हैं, स्मॉलर चेंजेस आ रहे होते हैं, तो जो एरर्स हैं वो लार्ज हो जाते हैं लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में। सो देयर कुड बी द जनरेशन ऑफ अ पैटर्न इन द एरर्स। सो अगर एरर टर्म्स के दरमियान कोई पैटर्न क्रिएट हो जाए या एक एरर टर्म किसी दूसरे एरर टर्म को प्रेडिक्ट करने में हेल्प करे या उनके दरमियान एक क्लियर इंटरडिपेंडेंस जनरेट हो जाए, सो दैट प्रॉब्लम इज़ कॉल्ड ऑटो कोरिलेशन एंड देयर आर सर्टेन रीजंस बिकॉज ऑफ विच द ऑटो कोरिलेशन इज़ created. So I hope I try my level best to clarify the concept and I hope for the best that you understand well. So thank you so much.